हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 15 नवंबर से 21 नवंबर तक के करंट अफेयर्स, जो कि हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, उसी को हम लोग आगे कवर अप करेंगे। देखिए, इस वीक बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें आई हैं, सो यू ऑल हैव टू पे अटेंशन। सबसे पहला यहाँ पर करंट अफेयर्स है विच इज रिलेटेड टू पटन पटोला, जो कि अभी रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट किया है टू द इटालियन प्राइम मिनिस्टर। राइट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। राइट। अगर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमसे पूछी जाएगी। जैसे पटन पटोला है। अब इससे क्या क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ कि ये पटन पटोला जो कपड़ा है वो लगता कैसा है। कुछ इस तरीके का ये एक कपड़ा है। ये एक फैब्रिक है जो कि ये बुनाई से बनता है। ठीक है, कहाँ पर? ये पट्टन, पट्टन कहाँ पर है? गुजरात। वहां का ये फेमस एक प्रोडक्ट है जिसको अभी रिसेंटली गिफ्ट किया गया है। सो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ इसको जीआई टैग भी ऑलरेडी रिसीव्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक टैग जो है इसको भी मिला हुआ है। ये एक जो है किस तरीके से बनता है, ये जो है ये इकत, एक तरीका होता है इकत। तो जो हमारे यूपीएससी है जो या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ये पूछेगा इकत की जो टेक्निक है वो किस में यूज की जाती है। तो इकत की टेक्निक कपड़ा बुनाई में यूज की जाती है। साथ ही साथ इसको बंधनी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूरा एक बनाने का इसका तरीका होता है, ये बनाने का तरीका बहुत ज्यादा जो है लेबर वर्क होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है इसके अंदर, और आपको उसको बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रकार की जो स्किल या कौशल जो चाहिए होता है वो जरूरी होता है। इसीलिए क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो पूरा पटोला है, ये राजकोट पटोला भी है। राजकोट पटोला भी वहीं पर ही, जैसे ये आपको पता ही है, राजकोट, राजकोट पटोला भी गुजरात में ही है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, ये जो पटोलाज हैं, ये जो स्कार्फ है, दुपट्टा है जो ये एक तरीके का, ये हमसे सबसे ज्यादा इंडोनेशिया जो है वो खरीदा करते थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले। तो ये जो है एक टेक्निक है, अभी रिसेंटली ही गिफ्ट करी गई है। तो ये गुजराती आर्ट फॉर्म है। तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाएगी। एमसीक्यू पेपर्स में इसका ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। इवन जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा भी था कि इसका क्या रीजन क्या है इसका। ठीक है ना। और इसको लेकर के आने वाले गुजरात की एक फैमिली थी, सालवी फैमिली। उन्होंने यहाँ से इस पूरी ट्रेडिशन को इसको स्टार्ट करवाया था। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अपने बाकी करंट अफेयर्स में भी इसको कवर कवर किया है, दैट इज काशी तामिल संगमम। काशी से तामिल तक का, काशी का मतलब है यहाँ पर वाराणसी, वाराणसी से लेकर के तामिल तक का ये एक संगम प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, एक महीने का पूरा ये प्रोग्राम है जिसमें करीब 2400 लोगों को तमिलनाडु से वाराणसी लेके आया गया है। और वाराणसी में जो प्रयागराज है, और मतलब यूपी में जो प्रयागराज है, लखनऊ है, वहां के एरियाज को दिखाया गया है। जिसके तहत क्या प्रमोट हो रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। समझ रहे सब लोग? तो ये क्या है, एक काशी और तामिल, काशी और तामिल क्या है, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री सेंटर है। एक ऐसा सेंटर है जो कि दोनों को यहाँ पर क्लोज लेके आ रहा है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, जो है मंत्रालय, उन्होंने इसको स्टार्ट करा है। साथ में कौन है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लस साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट ने मिलकर 1916 में बनाई थी, और आईआईटी मद्रास, इन्होंने मिलकर के इसको यहाँ पर इसकी स्थापना करी है, या फिर इसको कह लो कि इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? कि एक किंग पराक्रमा पांड्या थी जो कि मदुरई, मदुरई के रीजन में रूल किया करते थे। मदुरई सबको पता है ना। ये पुरानी स्टोरी है, मैं बता रही हूँ कि एक रीजन थे, ऐसे पर्सन थे जो ये रूल किया करते थे मदुरई में।
मदुरई क्या है? मदुरई तमिलनाडु में एक जगह है। पता है क्या क्वेश्चन आया मदुरई से, कि मदुरई जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो वो वैगई नदी, वैगई रिवर के अराउंड बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साथ ही साथ ये तो ये भी काफी एक मतलब कह लो कि चेन्नई है, कोयम्बटूर है, उसके बाद मदुरई वहां के काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेस आती है। तो मदुरई के अराउंड जो थे एक किंग थे जिनका नाम था किंग क्रमा पांड्या। ठीक है। ये चाहते थे कि जो है शिव जी के ऊपर, जो है लॉर्ड शिवा के ऊपर एक स्टैचू बनाया जाए या फिर एक मंदिर बनाया जाए। तो वो यहाँ पर पहुंचते हैं काशी। ठीक है, यूपी जाते हैं ताकि वो वापस से अपना जो लिंगम है वो वापस लेके आ सके। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, और फिर जब वापस रेस्ट होने के बाद वो चलने की तैयारी करते हैं, तो जो काऊ थी, जो लिंगम को ले जाने के लिए थी, वो वहां से चलने से मना कर देती है। तो यहाँ पर पराक्रमा पांड्या को ये एहसास होता है कि शायद जो है लॉर्ड शिव जी की यही एक इच्छा है कि लिंगम को यहीं पर ही जो है वो रख दिया जाए। ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इसके पीछे ये स्टोरी थी। बात ही बाकी साथ ही साथ ये जो पूरा एक काशी समागम है, काशी और तामिल का, ये एक तरीके से जो नॉर्थ और साउथ के लोग हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा और एक बहुत बेहतरीन तालमेल बनाने के लिए काबिल होगा। ठीक है ना। और इसका जो पूरा ये एक स्टार्ट किया गया है, इसी समय में एक बुक भी प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करी है, मैं चाहती हूँ आप वो नाम भी लिख लीजिए। तिरुक्कल। तिरुक्कल एक बुक भी यहाँ पर लॉन्च की गई है जिसको और बाकी 13 लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो यही बोला गया था कि काशी में हमें विश्वनाथ की जो है वो महानता मिलती है, बाबा विश्वनाथ की। और साथ ही साथ तमिलनाडु में हमें यहाँ पर रामेश्वरम, उनकी महानता मिलती है। तो ये एक प्रकार से हमारे दोनों जो है, जो जगह को यहाँ पर जो काशी यात्रा शुरू करी गई है उसके तहत यहाँ पर उनको जोड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ पता है एक और बात उन्होंने यहाँ पर बोली है, कि जैसे जो बीएचयू था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, वाइस चांसलर, वो आपने नाम सुना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट, जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति भी थे। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना, वो यहाँ पर इसके जो है बीएचयू के वाइस चांसलर भी रहे हैं, जो कि तमिलनाडु में जन्म लिया था जिन्होंने। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक जुड़ाव एक बताया है। ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वैदिक स्कॉलर्स के बारे में उन्होंने बताया, बहुत सारे और लोगों का उन्होंने कनेक्शन बताया काशी और तामिल के बीच में। ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव था उसके तहत इस पूरे को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है लेड आईटी या लीड आईटी के नाम से। लीड आईटी, लीड आईटी बेसिकली इंडिया और स्वीडन के बीच में स्टार्ट किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे इसकी फुल फॉर्म पे पूछेगा। लीड आईटी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में इसी प्रकार से है। ये बेसिकली जो पूरा इनिशिएटिव है ये इंडिया और स्वीडन के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अभी रिसेंटली इसको स्टॉकहोम में भी किया गया है। दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया था 2019 में। ठीक है। यूएन का क्लाइमेट समिट था, वहां पे दोनों कंट्रीज ने मिलकर के इसको सोचा कि हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे। इसमें है क्या? इसमें दोनों कंट्रीज जो है वो क्या डिसाइड कर रही हैं, कि हम लोग यहाँ पर जो हमारा कार्बन एमिशंस होते हैं, ठीक है, जो कार्बन जो है वो एयर में एमिट होती है, उसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टॉप करने वाले हैं, जिसमें इंडिया की भी हमेशा इस चीज की सोच रही है कि हम इसको हमेशा से स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो एनर्जी के मामले में, लो कार्बन के मामले में हम जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं लेड आईटी या लीड आईटी इनिशिएटिव, जो कि हमने इंडिया और स्वीडन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको तैयार किया है। जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर जो मौसम है या
जो क्लाइमेट है उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे जो है, इसमें हमारी पहली चीज तो नेशनल प्रेस डे हम मनाते कब है? 16 नवंबर। ठीक है, नेशनल प्रेस डे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी है। तो हमसे पता है क्या पूछा जाएगा, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल किए जाएंगे। तो देखिए, भारत की पहली प्रेस कमीशन थी जिसने ये तैयार किया था कि हमारी जितनी भी जो भी हमारी प्रेस के स्टैंडर्ड्स होंगी, हमारे प्रेस को मेंटेन करना होगा, ठीक है, मानक बनाए रखने, उनको सुधारने के लिए बात करना, वो सारे काम ये करने वाली है। ठीक है, भारत की पहली ऐसी प्रेस कमीशन है। और साथ ही कैसी है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1798 के तहत काम कर रही है। ठीक है, इस पूरी काउंसिल के अंदर जो है एक चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ उसमें 28 मेंबर्स होते हैं। अगर ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। और साथ ही साथ इसमें मैं एक और बात बता दूं कि जो इसके चेयरमैन होते हैं, वो यहाँ पर कौन चुनता है? वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये यहाँ पर चूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इनका काम क्या है? पूरे जो भी आजादी चाहिए होती है प्रेस को और न्यूज एजेंसीज को, वो यहाँ पर प्रोवाइड करना, ये बताना कि भाई किस चीज के ऊपर यहाँ पर अभी आगे कौन सी चीज पर आप और बेटर कर सकते हो, या इसके लिए आप कौन सा यहाँ पर जो है कोड ऑफ कंडक्ट, कहते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन भी लेके आती है, ये आचार संहिता को भी यही लॉन्च करती है। आचार संहिता मतलब कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है, आपके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो ये लेकर के आती है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, या तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन का भी पूछना होगा तो नेशनल प्रेस डे पे भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज 16 नवंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बिरसा मुंडा जी के बारे में। अभी रिसेंटली ही आपको पता है यहाँ पर कि 15 नवंबर, 15 नवंबर आप और क्यों जानते हैं? 15 नवंबर आप इसलिए जानते हैं क्योंकि इस दिन, ये मैंने इंक्लूड भी इसीलिए करा है क्योंकि इस दिन झारखंड का स्थापना दिवस है। झारखंड का स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे। पता है ना, 2000 में झारखंड जो है वो अलग हुई थी। तो यहाँ पर इसी डेट को क्यों चूज किया गया था? क्योंकि बिरसा मुंडा जी जो हैं, जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, कहाँ पर? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। यहाँ लिखा है मैंने, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। और ये जो है, इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, मुंडा रेबिलियन को यहाँ पर स्टार्ट किया था। और इनके रिवोल्ट का एक दूसरा नाम भी आया था जिसको हम कहते हैं उलुगान। उलुगान जो है ये एक दूसरा इसका नाम है। और इस पूरे इस जब मुंडा रेबिलियन हुआ था तो उस चीज के चलते जो पूरी उपनिवेशवाद गवर्नमेंट थी यहाँ पर, उन्होंने ऐसे लॉज लेके आए कि यहाँ पर जो ट्राइबल्स है ना, उनके जो पूरे लैंड है, वो डाकू वक्त जो लोग है ना, वो वहां से उनसे छीन ना पाए। ठीक है, अब इनको ये समझ में आ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो ट्राइबल पीपल है ना, उनके पास भी जो है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट यहाँ पर बताने के लिए जो है, या फिर उनके अगेंस्ट करने के लिए भी यहाँ पर उनके पास एक वेपन है, हथियार है, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर जाके जो है काम कर सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मुंडा रेबिलियन, मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रेबिलियन जिसका दूसरा नाम आपको मैंने बताया, जो कि कब शुरू हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में ये
रहा था, जो कि रांची और झारखंड का रीजन है वहां पर। इसका बेसिक काम क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां से हटाना है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा जो ये जो ट्राइबल पीपल थे, इनका जो पूरा लैंड था, ये कैसा हो चुका था, ये एक फ्यूडल स्टेट में बदल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके ठेकेदार थे, उनको फायदा यहाँ पे हो रहा था, और इनसे बचने के लिए ये सब चीजें की गई थी। और जो वहां के लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने यहाँ पर बिरसा मुंडा को एक नया नाम यहाँ पर देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, जो बिरसा मुंडा है, उनको यहाँ पर एक नया नाम दिया। नाम क्या रख दिया उन्होंने, लिख लीजिए, धरती आबा, मतलब कि फादर ऑफ द अर्थ, धरती के पिता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो है, आपने सुना होगा गांधी मंडेला अवार्ड। अभी रिसेंटली गांधी मंडेला अवार्ड, अब गांधी जी आप पता है आपको, मंडेला इज नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका। तो गांधी मंडेला अवार्ड जो है, जो कि गांधी जी और मंडेला की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, उसको प्रमोट करते हैं, उनको यहाँ पे दिया गया है। किसको दिया गया है रिसेंटली, 14th दलाई लामा। यहाँ पर दलाई लामा को जो है, जो कि तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर कहे जाते हैं, उनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। पहली बार ये अवार्ड 2019 में शुरू किया गया था। फिर करते करते ये अवार्ड जो है अब यहाँ पर दिया जाने लगा, जिसको चूज करने के लिए भी काफी सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद फिर यह अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। तो गांधी मंडेला अवार्ड आप फटाफट पढ़ेंगे, किस लिए दिया जाता है, जिसने यूनिवर्सल पीस के बारे में बात करी हो। यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल पीस आप लोग समझते हैं, हर जगह पे एक शांति का उन्होंने प्रचार किया। साथ ही साथ ये उस पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने पीस, लोगों की भलाई के लिए, हमारे संस्कृति के या हमारी शिक्षा के विभाग में कहीं पर कुछ ऐसा एक बहुत बढ़िया तरीके से कार्य किया हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी भी थी। इसीलिए ये अवार्ड उसी पर्टिकुलर डे को दिया गया है, जब गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। उसके बाद इसको चूज करके दिया गया है। ठीक है, अभी जो यहाँ पर इनकी जो चेयरमैन है, जो ये पूरा अवार्ड है, ये पूरी जो है इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, ये जो पूरा है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, अभी दिल्ली में है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं है, और जगह भी है, जैसे चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर भी इनके अलग अलग जो है वो एक रीजनल ऑफिसेस बने हुए हैं। ठीक है, प्रतिभा पाटिल हो गई, या फिर भूटान के एक गवर्नर थे, उज्बेकिस्तान के थे, उन सबको भी ऑलरेडी ये अवार्ड दिया जा चुका है गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी किसको दिया, दलाई लामा को। दलाई लामा कौन है, ये जो तिब्बत है, तिब्बत के जो एक पोस्ट है दलाई लामा, तिब्बत के एक पीस में, तिब्बत को के लिए काम करने वाले पर्सन है दलाई लामा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। ये एक मैंने अलग सा इस बार जो है वो काफी अलग सा क्वेश्चन लिया है, रेड क्राउंड रूफ टर्टल। अब रेड क्राउंड रूफ टर्टल बहुत न्यूज में है, और चांस है कि इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो भारत है, भारत ने रेड क्राउंड रूफ टर्टल, लाल मुकुट वाला एक कछुआ जो है, उसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए अभी ही सरकार ने जो है ये बोला है कि हम इसके लिए पन्नामा में हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमसे पता है क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कहाँ मिलते हैं। ये मिलते हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में। ठीक है, लेकिन ये अभी बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं। ये पहले गंगा रिवर में मिलते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र में भी मिलते हैं, और साथ साथ आज के समय में आपको ये सबसे ज्यादा नेशनल चंबल रिवर, चंबल रिवर सेंचुरी, इसमें सबसे ज्यादा आपको ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। अब पता है हमसे ये पूछेगा, हमसे ये पूछेगा दूसरा सवाल कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो गंभीर रूप से लुप्त प्राय ये है।
तो हमसे अब सवाल ये किया जाएगा कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। दूसरा हमसे ये पूछेगा कि ये कहाँ मिलती है, क्या ये फ्रेश वाटर में मिलती है या ये सेलाइन वाटर, अलवणीय में या फिर लवणीय पानी में इसको मिलता है ये। तो क्या आंसर है इसका, ये फ्रेश वाटर है। जैसे कि मैं कह रही हूँ चंबल रिवर है, गंगा है, तो ऑब्वियसली क्या आंसर हो जाएगा, फ्रेश वाटर। ठीक है, इस पे सवाल आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, अभी ये न्यूज में है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको जरूर अपने नोट्स में, जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसको ऐड कर लो। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके इस्तेमाल, इस पूरी टर्टल के इस्तेमाल क्या है, इसको वही मीट और इसका शेल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी ये बहुत ही ज्यादा इनकी डेथ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कई बार ये फिशिंग नेट्स में फंस जाती हैं, कई बार वाटर पॉल्यूशन की वजह से इनकी जो है वो डेथ यहाँ पर होती जा रही है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए स्टेप यहाँ पर लिया गया है। समझ गए सब लोग? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एक वेरी इंपॉर्टेंट लेडी के ऊपर, और उन लेडी का नाम है उड़ा देवी। फटाफट से लिखेंगे इसके बारे में भी अब। उड़ा देवी। अब ये उड़ा देवी कौन है? उड़ा देवी जो है ये एक फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, उदा देवी या उड़ा देवी, उदा देवी पढ़ लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। एक दलित फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने बहुत एक तरीके से बहादुरी से जो है वो लड़ाई लड़ी थी। आप लोग सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, रानी कमलापति, रानी वेली नचियार। ठीक है, जानते हैं ना आप इन सबको। ऐसे ही आपको एक और यहाँ पर रानी के बारे में पढ़ना है, जो कि बेगम हजरत महल के साथ थी। बेगम हजरत महल सबने पढ़ा है ना, 1857 की क्रांति के समय। तो ये जो है बेगम हजरत महल के साथ थी। और साथ ही साथ जो इनके हस्बैंड थे मक्का पासी, ये आर्मी में थे वाजिद अली शाह की। ठीक है, हजरत महल जो है वो एक तरीके से जितनी भी दलित कम्युनिटी वाली जो फीमेल थी उनको रिप्रेजेंट करती थी, और इन्होंने यहाँ पर उनको ट्रेन भी किया था, और ये खुद भी ट्रेन हुई थी, आगे चल के इन्होंने और भी लोगों को ट्रेन किया था। तो ये उदा देवी जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए अभी रिसेंटली उनके ऊपर सवाल हमारे बन सकते हैं। ठीक है, जो वाजिद अली शाह थे उनकी आर्मी में ये एक विमेन की तरह, वुमेन स्क्वाड में यहाँ पर थी। और इनको हम आज के समय में, इनके साथ जितने भी और लेडीज थी उदा देवी पासी के साथ, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दलित वीरांगना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब इनको ये पता चला कि इनके हस्बैंड की इस पूरे उसमें जो है 1857 की क्रांति में मृत्यु हो गई है, तो इन्होंने बहुत बहुत बहादुरी से पूरा यहाँ पर सिकंदर बाग की एक बैटल थी उसमें पूरा हिस्सा लिया था, और फिर अंग्रेजों को बिल्कुल जो है बहुत ही जो है एक खूब तरीके से ये लड़ी थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इनका रोल 1857 की क्रांति के समय आता है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, ये चीज बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में छाई थी कि यूएन का जो पॉपुलेशन फंड है उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसके तहत ये यहाँ पर पता चला है कि जो वर्ल्ड है उनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 8 बिलियन पहुंच गई है। ये तो खैर बहुत न्यूज में था, सबने सुना ना इसके बारे में, काफी जगह पे छाई थी ये चीज हमारे सोशल मीडियाज पर। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है। ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। फिर और क्या पूछ सकते हैं कि भाई अभी जो है पॉपुलेशन जो बढ़ी है, ये मतलब जो पिछले साल है उसमें कितने सालों में कब कब कैसे बढ़ी है। ठीक है, तो इनके हिसाब से 12 सालों में, 12 ईयर्स में जो है बिलियन, जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन से 8 बिलियन पहुंच गई है। ठीक है, और अब उनके हिसाब से 9 बिलियन तक पहुंचने के लिए अब हमें करीब 15 साल लगेंगे। मतलब आप आज के हिसाब से देख लो तो 2037 तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये है यूएन के कुछ आंकड़े, ये हमसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि इंडिया जो है, इंडिया जैसे कि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है
ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है हम लोग यहाँ पर। और ऐसा इसी रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया आने वाले समय में चाइना को भी क्रॉस करके फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री भी बन सकता है। ठीक है, तो चाइना अभी उनके हिसाब से चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही है, वो और बिल्कुल रुक गई है। तो उनके हिसाब से हो सकता है आगे आने वाले समय में इंडिया उनको क्रॉस कर जाए। तो इंडिया के लिए यहाँ पर जो है वो इकोनॉमी बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाना, क्लाइमेट के ऊपर देखना, डेमोक्रेसी के ऊपर देखना, अपनी जो है वुमेन की चॉइसेस के ऊपर देखना, ये सब पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये बताइए कि हम पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? पॉपुलेशन डे मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा, जो भी आप में से सुन रहे हैं लेक्चर को, जिनको भी पता हो वो जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो अभी यूपीएससी में चल रहा जो है यूपीएससी, और अभी न्यूज में भी काफी चल रहा था। रूल ऑफ लॉ ये एक्चुअली में ना एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एक रिपोर्ट है। ये रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट क्या कहती है, इसमें क्या चीज है? कानून का शासन। इसमें क्या होता है, इसमें 140 कंट्रीज का यहाँ पर सर्वे किया जाता है। और 140 कंट्रीज का सर्वे कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक सोसाइटी है, वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको मतलब पूरा कंप्लीट करती है। और इनके हिसाब से ये क्या बताती है कि एक कंट्री जो है वो कितने तरीके से जो है वो मतलब अपने यहाँ पर जो शासन कर रही है वो किस प्रकार से कर रही है। ठीक है, कि भाई वो गवर्नमेंट की पावर कितनी है, करप्शन कितना कम है, गवर्नमेंट कितने खुले विचारों की है, वहां के लोगों को कितने उनके मौलिक अधिकार मिलते हैं, वहां पे सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है। ठीक है, और जो भी नियम बनाते हैं क्या वो लागू भी किए जाते हैं, और लोगों को क्रिमिनल और सिविल जस्टिस किस प्रकार से मिलता है। तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली एक ये बताता है कि पूरे एरिया में जो है, दुनिया भर में किस देश में जो लॉ है उसकी सच में मान्यता है, लॉ जो है वो कितना लागू भी किया जाता है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो ये एक रूल ऑफ लॉ करके रिपोर्ट है जो कि इसमें एक पूछी जा सकती है। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन रिलीज करता है। जो यूपीएससी है ना, या जो स्टेट पीएससी है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इस तरीके के सवाल पूछना होता है कि ये रिलीज कौन करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एक अलग आर्टिकल की तरफ। काफी यूनिक आर्टिकल है जिसका नाम है शब्दशाला। शब्दशाला जो है ये न्यूज में है, क्यों, क्या हुआ क्या है शब्दशाला? शब्दशाला क्या है कि सरकार ने क्या सोचा है? सरकार ने ये सोचा है कि हम लोग जो है कमीशन बना रहे हैं। नाम है कमीशन का साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। तो ये क्या करेगी? ये कमीशन, जो आपको पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको अभी ट्रांसलेट नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, इसका प्रॉपरली कोई एक हिंदी अनुवाद नहीं आया है ना। तो ये क्या होगा कि आपको अगर कोई भी ट्रांसलेशन चाहिए किसी भी शब्द की, तो आप क्या करोगे? आप वो शब्दशाला पे जाओगे। शब्दशाला पे आपको उस शब्द से जुड़ी हुई जितनी भी लैंग्वेजेस वहां पे हैं, उससे उसकी ट्रांसलेशन दिख जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर भाषा केंद्र जो है, बेसिकली भाषा केंद्र के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी आज ही समय हमारे पास ट्रांसलेशन है ही नहीं, है ना। तो इसमें जो है इसको एक तैयार किया जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी क्या एक वो है, नहीं पता, तो उसके लिए क्या होगा, ये एक तैयार की गई है। ठीक है ना। सो ये सीएसटीटी जो है वो इसी के तहत है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344 जो कि लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ है उसी के तहत यहाँ पे बनाई गई है। क्योंकि ये कहता है कि आपको अपनी अगर हिंदी प्रमोट करनी है, अपने अपने देश की लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है, तो आप सरकार उसके लिए कार्य कर सकती है। तो वही कार्य कर रही है सरकार। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी ग्रंथ अकेडमीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है, वो सब यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो सीएसटीटी एक शब्दशाला यहाँ पर बना रही है। सीएसटीटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है सीएसटीटी।
ठीक है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के अंडर काम करती है। एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि नीति आयोग के अंडर काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में सीएसटीटी पे क्वेश्चन बन सकता है। ये सीएसटीटी जो है वो 1961 में बनी थी। ठीक है ना, इसके हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में ही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लाई हूँ, आप लोग सब फटाफट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है मैंने वो टी बोर्ड के ऊपर दिया है। टी बोर्ड जो है इंडिया का, ठीक है, वो उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ये एक्चुअली मैंने प्रीवियस ईयर की है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ चुके हो, आप संवैधानिक जो बॉडीज हैं उनको आप पढ़ चुके हो। उसमें कहीं भी आपने टी बोर्ड नहीं पढ़ा, तो उसके अलावा जो ये बॉडी है ये कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो देखिए बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जुड़ी हुई है। कॉमर्स मंत्रालय है, वहां से जुड़ी हुई है, जो कि टी से जुड़ी हुई सारी चीजों को देखती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके हेड ऑफिस जो है वो बैंगलोर में है। दैट इज रॉन्ग, इसके हेड ऑफिस कोलकाता में है। ठीक है, जूट के भी कोलकाता में है। कर्नास में बैंगलोर कर्नाटका जो रीजन है वहां पे कॉफी के है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। लास्ट पूछ रहा है हमसे, इसके ओवरसीज ऑफिस, क्या भारत के बाहर भी इसके ऑफिस दुबई और मॉस्को में है? बिल्कुल सही बात है, न्यूयॉर्क में भी है, लंदन में भी है। ठीक है, तो 1 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ये मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो मैंने अभी आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बताई, मैंने सीएसटीटी के बारे में बताया, कई बार ऐसा मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक्स को मिस कर देते हैं, वो छोड़ते हैं, ऐसे टॉपिक्स थोड़ी ना पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको टी बोर्ड यहाँ पे लेकर के आई हूँ, ये बताने के लिए कि ये पूछते हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको भी पढ़िएगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो इस तरीके के सवाल आप लोग अपना, मैं जो बता रही हूँ वो आप जरूर कवर करिएगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा एक बार। उलुग्वान और ग्रेट तुमलुक किससे जुड़ा हुआ हमारा एक रिवोल्ट है? ये मोपला रेबिलियन जो है, सॉरी, बताइए किससे जुड़ा हुआ है, या आप लोग बताएंगे? आंसर है बिरसा मुंडा का रिवोल्ट, 1899 से 1900, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, 1857 की क्रांति नहीं है। मोपला रेबिलियन जो है वो केरल में हुआ था। ठीक है, हिंदू जमींदारों के और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो किया था, हाजी पर्सन थे उन्होंने। और नील विद्रोह वो भी अलग है बिल्कुल यहाँ से। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, मुंडा रिवोल्ट। आई होप सब लोगों को यहाँ तक करंट अफेयर सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। साथ ही साथ मेरी एक और सीरीज भी चल रही है जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स उनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उनके पीछे का बैकग्राउंड, आंसर राइटिंग करना, वो सब भी मैं आपको वहां पर सिखा रही हूँ। तो आप में से जो भी वो चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो वहां जाके उस चीज को भी सुन सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर सेट ऑफ करंट अफेयर्स।